वेलकम टू ऑल एस्पिरेंट्स। मेरा नाम है श्रेया। आज हम डिस्कस करेंगे मानवतावादी उपागम ह्यूमनिस्टिक अप्रोच या फिर मानवतावाद ह्यूमनिज्म। अपनी क्वेरीज के रिगार्डिंग आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर आप हमें दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पे क्लिक कर सकते हैं और सुबह 8 बजे और शाम 8 बजे की लाइव टेलीग्राम क्विज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके सीधे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आप अपने लिखे हुए आंसर्स को या तो ईमेल कर सकते हैं या तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपनी सुविधा अनुसार आप अपने आंसर्स फेसबुक पेज पे भी सीधे मैसेज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ह्यूमनिज्म मानवतावाद या फिर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच मानवतावादी उपागम। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके उद्भव की। मानवतावादी उपागम का उद्भव हुआ प्रत्यक्षवाद या पॉजिटिविज्म और मात्रात्मक क्रांति क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन के प्रतिक्रिया स्वरूप। ये मशीनी नुमा मॉडल और स्थानिक विज्ञान पर गणितीय व सांख्यिकी विधियों के विरोध के स्वरूप आया। ये जो ह्यूमनिज्म या मानवतावाद है, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जनजीवन में मानवतावादी सोच को व्यक्ति और पर्यावरण, जन वातावरण, मैन एंड एनवायरनमेंट के संबंधों को महत्व प्रदान करना। ये जो मानवतावाद था, इसके प्रमुख समर्थक थे यी फू तुआन। ये एक अमेरिकन चाइनीज ज्योग्राफर थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा मानवतावाद के प्रोग्रेस में हेल्प की। वैसे तो मानवतावादी भूगोल की ओर ध्यान आकर्षण का जो मुख्य श्रेय है वो 1951 में किर्क को जाता है, लेकिन यी फू तुआन ने 1976 में मानव भूगोल में मानवतावादी उपागम को प्रवेश दिलाने का मुख्य कार्य किया। उसने जनजीवन में मानवतावादी सोच को, मैन एंड एनवायरनमेंट के संबंधों को सबसे ऊपर माना। अब बात करते हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के बेसिक बिलीफ्स की। तो सबसे पहला इनका बिलीफ है कि निरपेक्ष स्थानिक नियम निरर्थक होते हैं। सेकंड बिलीफ है स्त्री पुरुषों पर ज्यामितीय नियतिवादी प्रभाव एवं अनुक्रिया का प्रयोग असंगत है। ये व्यक्तियों में मानचित्रों, ग्राफ, समीकरण आदि से मानवीय भावना जो है, मानवीय भावनाओं को स्पष्ट करने के प्रयास को निरर्थक मानते हैं। ये कहते हैं कि स्थिर एवं व्यापक संरचनाएं जो हैं, उनके द्वारा जो दिए गए आदेश होते हैं वो मानव हित में बाधक होते हैं। तो ये है बेसिक बिलीफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच या फिर ह्यूमनिज्म के। एडवर्ड रेल्फ जो हैं, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है मानवतावाद या फिर ह्यूमनिज्म को लेके। वो कहते हैं कि भूगोल में यह शाखा मानवतावाद मानवीय बोध को जागृत करने और मानव में सृजनात्मक सोच को विकसित करने के लिए उत्तरदायी है। जीवन संबंधी जो घटनाएं होती हैं, दृश्यों के मानवीय महत्व होते हैं, उनके जीवन विषयक मूल्य और अभिप्राय को स्पष्ट करने में मानवतावादी उपागम ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का जो महत्वपूर्ण रोल है। ये कहते हैं कि ये जो सोच है, मानवतावादी सोच है, ये व्यक्तियों को मशीनवत क्रियाएं करने वाले प्राणी नहीं समझता है। इस सोच में स्त्री पुरुष अपने जनजीवन की परिस्थितियों को स्वयं ही सर्वोत्तम ढंग से सुधारने और सुलझाने में सक्षम होते हैं, ना कि वे गणितीय नियमों और सूत्रों पे डिपेंडेंट होते हैं। ये बात कही एडवर्ड रेल्फ ने। मानवतावादी भूगोल का जो विचार है वो दिन प्रतिदिन के सांसारिक अनुभवों की पहचान बनाने का महत्वपूर्ण साधन है। और इसके जो अनुगामी हैं, इसके जो सपोर्टर्स हैं, वो सारे स्कॉलर्स मानते हैं कि पृथ्वी के अध्ययन को, ये जो मानवतावादियों का एक मत है
कि पृथ्वी का अध्ययन जो है वो मानव के घर के रूप में होना चाहिए और मानवतावादी भूगोल अपने अंतिम उद्देश्य के अनुरूप जो भूविज्ञान है, अर्थ साइंस है, सिर्फ उसको ही भूगोल का अध्ययन नहीं मान लेता है। मानवतावादी मानते हैं कि भूगोल जो विषय है ये विषम मानवीय जगत के बारे में बोध कराने का साधन है। मानव का प्रकृति अथवा संसाधनों के साथ उनके भौगोलिक क्रियाओं, भावनाओं व विचारों द्वारा संबंधों को भूगोल स्पष्ट बनाता है। ये कहते हैं कि स्थान और क्षेत्र के साथ यह मानव भावनाओं को जोड़कर व्यक्त करने का तंत्र है। अगर हम पिछले क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखें तो 2018 में क्वेश्चन आया है कि 1970 के दशक में उभरे मानवतावादी भूगोल में यी फू तुआन और रेल्फ के द्वारा प्रतिपादित स्थान की चेतना, सेंस ऑफ प्लेसेस से संबंधित विचारों की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। तो स्थान जो है वो मानवतावादी उपागम का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। सारी बातें जो है वो स्थान को केंद्र में रख के की जाती हैं। वैसे स्थान ही भूगोल का भी सेंटर पॉइंट है। तो हम अब बात करेंगे स्थान की। स्थान अर्थात जो दृश्य जगत है, इसके बारे में मानवतावादी दृष्टिकोण का मानना है कि वहाँ बसे हुए, किसी क्षेत्र विशेष में बसे हुए मानवों की चेतना से अलग नहीं होता है। स्थान अथवा क्षेत्र की अवधारणा का विस्तार जो है वो मानव भावनाओं, सोच, अनुभवों पर और वहाँ अधिवासित व्यक्तियों की चैतन्यता को घेरे हुए होता है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे मानवतावादी उपागम की विशेषताओं के बारे में। तो पहली विशेषता है मानवीय भावनाओं का अनुभव को ज्ञान राशि से स्वतः चेतना द्वारा जोड़ना। ये पृथ्वी की सतह को मानवता के दृष्टिकोण से देखते हैं और उसी पे अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरी बात करते हैं कि पृथ्वी की सतह पर घटनाओं, दृश्य वस्तुओं आदि को साहित्य, कला, इतिहास आदि के माध्यम से व्याख्यात्मक कर स्पष्ट बनाना, ये इनकी दूसरी विशेषता हो गई। नेक्स्ट पे आते हैं, ये भूदृश्य के सांकेतिक अभिप्राय व चित्रात्मक सोच को उजागर करते हैं। चित्रात्मक सोच से मतलब है मेंटल इमेजेस या मेंटल मैप्स के द्वारा। ये इनकी एक विशेषता है कि ये सांकेतिक अभिप्राय और चित्रात्मक सोच को उजागर करते हैं, जिससे समझने में बहुत हेल्प मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, सहसंबंध की खोज के लिए मात्रात्मक व सांख्यिकी तकनीकों के स्थान पर ये क्या प्रयोग करते हैं? सहभागी प्रेक्षण, साक्षात्कार, सामूहिक परिसंवाद आदि के माध्यम से ये अपनी समस्याओं का हल निकालते हैं। नेक्स्ट विशेषता है कि वास्तविकता को उसी रूप में स्वीकारना जैसी वैज्ञानिक पूछताछ द्वारा बनी है। नेक्स्ट विशेषता है कि ये दृश्य जगत को सरल अभ्यास नहीं मानते हैं, उसे केवल परंपरागत वैज्ञानिक आकारों में नहीं देखते हैं। तो ये रही मानवीय उपागम या फिर मानवतावाद की विशेषताएं। मानवीय चेतना को जागृत बनाने के लिए यी फू तुआन ने मानवतावादी भूगोल की 5 विषय वस्तुओं पर जोर दिया। ये सोच जो है, ये जो विचार है मानवतावाद, ये व्यक्ति को इकोनॉमिक मानव नहीं मानता है और ना ही ये विचार पे अग्री करता है कि मानव चेतना की जागृति के लिए प्रत्यक्षवाद, मात्रात्मक विधियां, गणितीय परिकलन आदि सक्षम हैं। भूगोल में मानव चेतना को स्थान देने के लिए सामान्य रुचि के कुछ विषय जो हैं वो यी फू तुआन ने जो इंगित किए हैं वो 5 विषय हैं। सबसे पहली इन्होंने बात की ज्योग्राफिकल नॉलेज या पर्सनल ज्योग्राफी के बारे में। जो मानव मस्तिष्क में भूगोल संबंधी ज्ञान होता है उसकी पहली बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टेरिटरी एंड प्लेस,
इलाका एवं स्थान के बारे में, फिर बात करते हैं क्राउडिंग एंड प्राइवेसी, नेक्स्ट बात करते हैं लिवलीहुड एंड इकोनॉमिक्स और फाइनली बात करते हैं रिलीजन अथवा धर्म की। तो हम इन 5 बिंदुओं को एक एक कर अच्छे से समझेंगे। तो पहली बात करते हैं पर्सनल ज्योग्राफी या व्यक्तिगत भूगोल के बारे में, निजी भूगोल के बारे में। मानव विचार जो है, मानव सबसे पहली बात तो ये है कि एक विचारशील प्राणी है और ये अपने विचारों को व्यक्त करने में सक्षम है। ये विचार जैविक अस्तित्व के लिए भी जानना आवश्यक है। यहाँ तक कि पशु पक्षियों के मस्तिष्क में भी मेंटल मैप्स बनते हैं। कैसे? इनकी मदद से ही वे पलायन करने के लिए निर्णय लेते हैं। अगर इसके लिए हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो साइबेरियन पक्षी जो होते हैं उनका झुंड शीत ऋतु में भारत तक आता है और शीत ऋतु समाप्त होते होते ये पुनः वापस अपने मूल स्थान पे लौट जाते हैं। तो इनके मस्तिष्क में एक निश्चित मार्ग का एक मैप अवश्य होगा जिसका वे आने जाने के लिए उपयोग करते हैं। इस प्रकार व्यक्तिगत अथवा निजी भूगोल जो पर्सनल ज्योग्राफी है वो सभी प्राणियों के पास होती है। विशेषता बुद्धिजीवी मानव के पास तो ज़रूर ही अर्जित होती है। तो ये बात हो गई व्यक्तिगत भूगोल या पर्सनल ज्योग्राफी की। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे टेरिटरी एंड प्लेस की, इलाका एवं स्थान के बारे में। जीवों में एक सहज प्रवृत्ति अपने इलाके व स्थान को लेकर देखी जाती है। ये प्रवृत्ति कुछ जीवों में अपने वास स्थान या लिविंग स्पेस की सुरक्षा के बारे में भी देखी जा सकती है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, मधुमक्खी, शेर, चीता आदि अपने वास स्थान को सुरक्षित बनाए रखने में बहुत ही सजग रहते हैं। वे उसे अपना इलाका या टेरिटरी मानते हैं। वे सभी जीव और मानव प्राणी भी अपने स्थान को अधिकृत कर प्रयोग में लाते हैं। ये इलाका और स्थान सीमित और असीमित दोनों प्रकार का होता है। जैसे पेड़ पर जो चिड़िया बैठी होती है वो दूर दूर तक उड़ती फिरती है और पुनः रात्रि को किसी पेड़ पर आकर बसेरा करती है। वह असीमित इलाके को ही अपना मान बैठती है। और उसी तरीके से अगर हम फूड गैदरर्स और हंटर्स को देखें तो इनका भी इलाका कोई सीमाबद्ध नहीं होता है, लेकिन जो स्थायी किसान होते हैं वो किसान सीमाबद्ध इलाके में ही एक बाउंडेड स्पेस और टेरिटरी में ही अपने कार्यों को निष्पादित करते हैं। मनुष्य का स्तर और आगे निकलकर वह अपने खान पान व रहन सहन के लिए अधिकृत स्थान से संवेदात्मक संबंध, इमोशनल अटैचमेंट स्थापित कर लेता है। वह अपने जन्म स्थान और कार्यस्थल से भावात्मक रूप से जुड़ाव रखता है। उसके लिए स्थान केवल भौतिक ही नहीं अपितु मानवीय धरोहर है। इसीलिए मानवतावादी भूगोलवेत्ता स्थान की व्याख्या में इस मानवीय कड़ी को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे भीड़ और एकांत, क्राउडिंग एंड प्राइवेसी के बारे में। भीड़ भाड़ और जनसंकुलता जो होती है उसके स्थानों पर प्राकृतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों रूपों में मानसिक तनाव, मेंटल टेंशन और स्ट्रेस जो है वो उत्पन्न होते हैं। जीवों का व्यवहार भीड़ भाड़ के स्थानों पर तनावग्रस्त होने के कारण विचित्र हो जाता है और वह सामान्य रूप से क्रियाओं को संपन्न करने में कठिनाइयों का अनुभव करता है। इन तनाव भरी परिस्थितियों का वह सामना अपनी संस्कृति, सामाजिक संगठन और इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर करता है। उसी तरीके से एकांत या प्राइवेसी भी उसको उसी रूप में प्रभावित करती है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे आजीविका एवं आर्थिकी, लिवलीहुड और इकोनॉमिक्स के बारे में। तो जब भी हम ये बात करते हैं कि मानवतावादी भूगोलवेत्ता की दृष्टि में मानव क्रियाओं और सामाजिक संबंधों का आधार जो है वो आर्थिक और जीविका के साधन से भी हटकर बहुत ही भिन्न होता है।
यह तो सच है कि उत्पादन का उद्देश्य जो होता है वो मनुष्यों की आजीविका का स्रोत होता है, लेकिन मानवतावादी भूगोल जो है ऐसे उत्पादन के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है, जो नरसंहार, आतंक, युद्ध, वैमनस्य जैसे कृत्यों को शुरू करने या उसको आगे बढ़ाने में मदद करता है। जैसे हथियारों का उत्पादन कई लोगों की आजीविका का स्रोत हो सकता है, लेकिन कालांतर में वह एक बड़ी मात्रा में विध्वंस को जन्म देता है। अतः मानवतावादी भूगोलवेत्ता जो हैं इसके लिए इस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करते हैं। नियोजक जो होते हैं, प्लानर्स होते हैं, उनको किस सीमा तक अर्थ प्रधान सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए। निर्णय में कहीं भौतिकवादी उत्पादन मानवता के मूल्यों का हनन तो नहीं करते हैं। यह पक्ष देखना मानवतावादी भूगोलवेत्ताओं के लिए आवश्यक बन जाता है। लास्ट पॉइंट की बात करेंगे धर्म अथवा रिलीजन के बारे में। कम अथवा अधिक मात्रा में धर्म जो है वो सभी संस्कृतियों का अंग होती है। यह लोकव्यापी है और इसके आधार पर मानव को अन्य जीवों से स्पष्टतः भिन्न समझा जाता है। मानव अपनी धार्मिक आस्थाओं की दृष्टि से अपने बाह्य जगत के साथ सामंजस्य बनाए रखता है। धार्मिक संस्कृति की संरचना अलग अलग धर्मों की भिन्न भिन्न होती है। व्यक्तिगत स्तर पर वैज्ञानिक आइंस्टीन भी धार्मिक था, लेकिन धार्मिकता की प्रेरणा व्यक्ति व्यक्ति में, संस्कृति संस्कृति में भिन्न भिन्न होती है। मानवतावादी दृष्टिकोण धर्म के प्रति मानव में उसी भिन्न भिन्न मात्रा में प्राप्त प्रेरणा के अंतर के बोध से संबंधित है। प्रकृति अथवा प्राकृतिक वातावरण के प्रति मानव को धार्मिक अभिवृत्ति का योग स्थान एवं काल की संघटना में नहीं है। मानवतावादी भूगोल मानव की संसार के साथ संगति के लिए इच्छा शक्ति अथवा प्रेरणा की दृष्टि से कहाँ कब कितनी भिन्नता है द्वारा जुड़ा है। यह रिसर्च का विषय है कि मानव भूगोल के शोधकर्ता का लोगों की धार्मिक प्रवृत्ति एवं विचारों से भी परिचित होना आवश्यक है। संसाधनों के उपयोग करने में मानव की धार्मिक व सांस्कृतिक मूल्यों का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमनिज्म और कंट्रीब्यूशन इसमें किन किन ज्योग्राफर्स का है और क्या क्या है। सबसे पहली बात आती है कांट की। मानवतावादी विचार का आरंभ जो है वो कांट के दार्शनिक विचारों से हुआ था। इतिहास को भूगोल से अलग मानते हुए इमैनुअल कांट ने लिखा कि हिस्ट्री इज अ रिपोर्ट ऑफ फिनोमेना that allow one another and has reference to time. The geography is report to phenomena beside each other in space. तो जो ज्योग्राफी है वो स्पेस की बात करता है और जो हिस्ट्री है वो टाइम की बात करता है। अर्थात इतिहास दृश्य वस्तुओं अथवा घटनाओं के एक के बाद एक घटित होने का कालबद्ध विवरण है, जबकि भूगोल जो है वो दृश्य जगत अथवा घटनाओं का एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करता है या संबंध प्रदर्शित करता है। ये बात होती है इमैनुअल कांट की। भूगोल और इतिहास जो है वो हमारे अवबोध अथवा प्रत्यक्ष ज्ञान के सभी दायरे को कवर करते। भूगोल स्थान के संदर्भ में और इतिहास कालक्रम की दृष्टि से। भूगोल में मानवतावादी उपागम को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो जाता है वो फ्रेंच ज्योग्राफर फेवर और विडाल डी ला ब्लॉश को जाता है। इनके संभववादी विचारों ने प्राकृतिक पर्यावरण में मानव की अनुक्रियाओं के लिए संभावनाएं प्रदर्शित की। इन्होंने कहा कि मानव के निर्णय जो है वो चयन प्रक्रिया जो है वो महत्वपूर्ण होते हैं। ये जो संभववादी विचारधारक थे ये प्रकृति को मात्र सलाहकार एडवाइजर मानते थे। ब्लॉश के लेखों में क्रियात्मकवाद और उपयोगितावाद के लक्षण पाए जाते हैं।
वह मानव भूगोल को एक स्वाभाविक विज्ञान बताते हैं जिसमें मानवता के गुण निहित हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कार्ल ओ साउर की, जिन्होंने 1925 में ही दृश्य जगत को फेनोमेनोलॉजी माना था। इसके बाद हम बात करेंगे वुलरिच की, जिन्होंने 1936 में ऐतिहासिक भूगोल का एक उद्देश्य ग्राम्य जगत को किसान की दृष्टि से देखे जाने पर जोर दिया था। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे जॉन राइट के बारे में। जॉन राइट ने 1947 में भौगोलिक ज्ञान को जियोसॉफी बताया। जियोसॉफी का मतलब होता है समस्त मानवों के जो मस्तिष्क का संग्रहित ज्ञान होता है वो एक जो ठोस स्वरूप लेता है, एक ज्ञान की विधा जो होती है वो जियोसॉफी कहलाती है। जियोसॉफी को लेकर एक लंबा डिबेट भी चला कि ज्योग्राफी विषय है वो धीरे धीरे जियोसॉफी में बदलती जा रही है, लेकिन ये हमारे सिलेबस का विषय नहीं है तो हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हार्टसोन की। हार्टसोन ने 1939 में अपनी रचना द नेचर ऑफ ज्योग्राफी में मानवतावादी भूगोल के पक्ष की सार्थकता को इंगित करते हुए कांट के विचारों का समर्थन किया। उनके शब्द हैं, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री अलाइक इन दैट दे आर इंटीग्रेटिंग साइंसेज concerned with studying the world. Even the basis of integration are in a sense opposite. Geography in terms of earth, space and history in terms of period of time. ये बात कही रिचर्ड हार्टसोन ने अपनी बुक द नेचर ऑफ ज्योग्राफी में। इसका मतलब हुआ कि विश्व के अध्ययन में भूगोल व इतिहास एक जैसे इंटीग्रेटेड साइंस समन्वित बने विज्ञान हैं, यद्यपि दोनों में समन्वीकरण के आधार पर परस्पर विपरीत भावनाएं हैं, ऑपोजिट हैं दोनों सेंस के अकॉर्डिंग। भूगोल का आधार पृथ्वी के स्थान पे है, अर्थ स्पेस, एंड इतिहास का काल अवधि पीरियड ऑफ टाइम के रूप में हम देखते हैं। इसके बाद मानवतावादी भूगोल की नींव रखने में किर्क 1951 में आते हैं। किर्क और तुआन 1976 में, इनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण बना और मानवतावादी विचार की शुरुआत जो है व्यवहारिक भूगोल के साथ हो गई। क्रोपोत्क्विन और रेकलस के अराजकतावादी लेखों एनार्किस्ट आर्टिकल में मानवतावादी विचार जो है वो मुखर बना। हर्बर्टसन और फ्लूअर ने भी मानवता के संदर्भ में ही अपने विचार प्रस्तुत किए। पृथ्वी के रंगमंच पर मानव अभिनेता की क्रियाओं की शोध एवं जांच भूगोल के मुख्य आधार होने चाहिए, लेकिन कुछ आधारों पर मानवतावादी उपागम की आलोचना भी होती है। तो अब देख लेते हैं मानवतावादी उपागम की आलोचना। पहली बात आती है कि इसमें शोधकर्ता कभी भी आश्वस्त नहीं होता कि उसने जो भी व्याख्याएं दी है वो सत्य है अथवा नहीं। शोध में संदेह की स्थिति आरंभ से अंत तक बनी रहती है मानवतावादी उपागम के अध्ययन में। नेक्स्ट इनकी आलोचना है कि मानवतावादी भूगोल जो है वो पद्धति के आधार पर प्राकृतिक और मानव भूगोल को अलग अलग मानता है। यह द्वैतवाद भूगोल विषय की आत्मा का ही हनन करता है, प्राकृतिक और मानव भूगोल को पृथक मानकर। मानवतावादी भूगोल शोध सहभागी प्रेक्षण प्रक्रिया पर आधारित है, अतः इसमें सिद्धांत निरूपण की संभावना जो है वो बहुत कम है, क्योंकि इसकी शोध प्रक्रिया सब्जेक्टिव है और इस आधार पर मानवतावादी उपागम की आलोचना होती है। मानवतावाद जो विचार है इससे संबंधित जो शोध कार्य हैं, इनमें जो ज्ञान का उपयोग होता है उसकी गुंजाइश वो बहुत ही कम रहती है, क्योंकि ये व्यक्तिनिष्ठ है। व्यक्तिनिष्ठ जब होता है कोई भी संकल्पना या भी कोई भी विचार, तो उसमें व्यवहारिकता जो है वो बहुत कम होती है। तो मानवतावादी भूगोल जो है
उसमें संबंधित शोध कार्य जो है उसमें ज्ञान का उपयोग बहुत कम होता है और ये ना तो वस्तुनिष्ठ होते हैं और ना ही व्यवहारिक होते हैं। मानवतावादी भूगोल के पास उपयोगी विकल्पों का भी अभाव रहता है। मानवतावादी भूगोल में ऐसे विकल्पों की कमी है जो वैज्ञानिक हो और जो समस्याओं का हल खोज सके, इस कारण भी इनकी आलोचना होती है। यह उपागम जो है वो पद्धतिहीन है। यह व्यक्तिनिष्ठ सोच में किसी भी विधि प्रक्रिया को सही मान लिया जाता है, अतः वास्तविकता जो है रियलिटी को स्थापित करना इसके आधार पर बहुत ही कठिन हो जाता है। तो ये बात हो गई मानवतावादी उपागम की आलोचना की। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि स्थान अथवा प्रदेश की यथार्थता शोध कार्य के सहभागियों के प्रेक्षण क्रिया पर आधारित होने के कारण मानवतावादी उपागम जो है वो बोधमयी है, आसानी से समझा जा सकता है। इसका योग मुख्य रूप से मानव चेतना और मानव के उपयोग में आने वाली एजेंसीज पर आधारित है। इससे सामाजिक अंतरक्रिया का बोध यथार्थ रूप से होता है। इसे मात्र मानवीय सोच नहीं समझना चाहिए और न समस्त इतिहास ही मानव सोच है। मानवतावादियों के अनुसार किसी विषय यहाँ तक कि भौतिक विज्ञानों के सिद्धांत भी सदैव के लिए नहीं होते हैं। तो ये बात हो गई मानवतावादी उपागम की। तो ये रहा आज का टॉपिक, ह्यूमनिज्म या मानवतावाद अथवा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, मानवतावादी उपागम। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है, मानवतावादी भूगोल में यी फू तुआन के योगदान की चर्चा कीजिए। आप अपने क्वेश्चन के आंसर्स लिख करके या तो दिए गए ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप अपने आंसर्स को एफबी पेज पे भी डीएम कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो पिछले चैप्टर के 5 आंसर्स मिले हमें, बहुत ही अच्छा लिख रहे हैं आप लोग। और जो भी आपके आंसर्स का फीडबैक है वो पर्सनली आप तक पहुंच जाएगा, जिस माध्यम से आपने भेजा है उसी माध्यम से। जो ओवरऑल फीडबैक एक बिना नाम लिए देना चाह रहे हैं वो ये है कि जो भाषा है, भाषाई शुद्धता पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए और पंक्चुएशन मार्क्स भी एप्रोप्रिएट प्लेसेस पे ही लगाइए। और बाकी एक जो फीडबैक 5 आंसर्स में से 4 आंसर में कॉमन जो गलती है वो ये है कि कंक्लूजन जो है उसमें थोड़ी पॉजिटिविटी लाइए। कंक्लूजन में आलोचना के तत्वों को शामिल नहीं करिए। और बाकी जो सबसे अच्छा आंसर है वो विशाल त्रिपाठी जी का है। आपको बहुत बहुत बधाई, आप बहुत ही अच्छा आंसर लिख रहे हैं। बाकी आप सभी आंसर्स लिखते रहें और सेंड भी करते रहें। आप अगर पीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ज्योग्राफी लाइव क्विज़ में शामिल होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है ग्रुप का। सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे 10 क्वेश्चन 10 मिनट डेली, तो दिन के 20 क्वेश्चन पर डे हो रहे हैं वहाँ पे। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए और क्विज़ में पार्टिसिपेट करिए। तो ऐसे एजुकेटिव वीडियोस पाने के लिए लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए H2 Academy को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।